हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को टीचिंग परीक्षा के आज की वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज का सेशन ज्यादा स्पेशल है। मैं आप लोगों को आज क्लास के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आप लोगों ने कमेंट में आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर। हम लोग इन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि जब आपके एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आए तो आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। और जब आप कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, तो जो आगे के और जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं भी आते हैं, आप लोग उनमें ध्यान लगाकर एक एजुकेटेड गेस करके एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके उन क्वेश्चंस को भी सही करने की काबिलियत हासिल कर लेते हो। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। तो आज जो है फ्रेंड्स उसकी तैयारी हम लोग यहाँ पर में करने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, वॉइस का कुछ लोग चेक कीजिए प्लीज। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे पहले की तरफ में। उससे पहले मैं यहाँ पर सभी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 600 प्लस लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने पहले ही सेशन को जो है फ्रेंड्स लाइक कर दिया है ताकि हमारे सेशन को यहाँ पर में एक एनर्जी मिल सके, सेशन को जो है बूस्ट मिल सके। प्लीज एक बार वॉइस का एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में है, ठीक है। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को फ्लैंक के साथ जोड़ता है। ये एनसीईआरटी वाला एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों का एनसीईआरटी आधारित। और जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर में भी एक पॉइंट दिया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी आधारित है आप लोगों का, जल्दी बताइए। कभी कभी 1 बजे का इंतजार सालों जैसा महसूस होता है। सुमित सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये तो आपका प्यार है बिल्कुल, ऐसे ही जैसे कि एक होता है ना यहाँ पर में कि इंतजार, भाई बहुत देर हो गई यार आए। ओके, तो वो वाला काम। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, बेरिंग स्ट्रेट जो है फ्रेंड्स ये किसको जोड़ता है, अगर मैप के थ्रू दिखाओ यहाँ पर में, तो आप लोग यहाँ पर में देखिए कि यहाँ पूरा का पूरा इस जगह पे आप लोग देखिए पहले, ठीक है, ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यहाँ पर में रशिया वगैरह है पूरा, और ये है नॉर्थ पोल यहाँ पर। और नॉर्थ पोल के आजू-बाजू में जितना भी पूरा पानी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप और स्क्रीन को ज़ूम कर सकते हो आप लोगों की तरफ से भी, ठीक है? तो ये जो नॉर्थ पोल के आस-पास में आप लोगों को पानी दिखाई दे रहा है, ये पानी है आप लोगों का आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है? ये यूएसए, कनाडा और उसके भी ऊपर में, और ये रशिया। और यहाँ पर में, यहाँ इधर साइड में जो है आपको, ये जो आपको इधर में इसके नीचे में जो दिख रहा है, ये है प्रशांत महासागर। तो ये आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ये याद रखना आप लोगों ने, कौन-सा आपको? आर्कटिक। तो आर्कटिक महासागर को, ठीक है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो जोड़ रहा है ना ये छोटा-सा पानी का झरा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है, बेरिंग जलडमरू मध्य। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य किसको-किसको जोड़ता है? वो जोड़ता है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो आर्कटिक महासागर है आप लोगों का, आर्कटिक महासागर को आपका जोड़ता है ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ठीक है? ये यहाँ पर मैं पूरा का पूरा इस तरीके से, ठीक है? चलिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने इसको जो है समझ लिया होगा कि यहाँ पर मैं आप लोग देखिए पूरा आर्कटिक महासागर है और ये पूरा का पूरा जो है ये बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। ओके, चलिए, तो आई होप फ्रेंड्स जो है अब आप लोगों को जो है यहाँ पर में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, जो आवाज का आपका इश्यू था वो सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है? अरेबिका कॉफी भारत में सर्वप्रथम कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी विनोद, विनोद, क्या बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर में। ठीक है, अब हो गया है आवाज क्लियर? ठीक है, चलो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी ना कभी रात में जो है ऊपर में, ठीक है, टिमटिमाते हुए तारों को, ठीक है, चांद को देखा होगा, ठीक है? तो उन सबको जो भी हमारे आसमान में दिखाई देती है, उन सभी चीजों को हम खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहते हैं, ठीक है? सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड उनको कहा जाता है। कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया है? केवल और केवल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 23%। जब मैं आंसर लगा रहा हूं यहाँ पर में, तब तक केवल 23% लोगों ने आंसर दिया है।
देखिए कंपटीशन यहां पर में केवल 23% लोगों ने आंसर सही दिया है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। जो भी हम सेलेस्टियल बॉडीज, देखिए यहां पर में मान लीजिए ये आप हो या आपकी छोटी बहन है, आप लोग जो है ऊपर में तारों को देख रहे हो बचपन में, तो ये जो जितनी भी चमकदार चीजें आपको दिखती है रात में आसमान के अंदर में, उनको हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आकाशीय पिंड कहीं आता है हिंदी में ट्रांसलेशन, या कभी खगोलीय पिंड आता है। तो आसमान में दिखने वाली चीजों को सेलेस्टियल बॉडीज, आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड कहा जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। 952 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, 1000 के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है, 1200 के करीब आप लोगों ने लाइव का नंबर भी पहुंचा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट में आपसे सवाल पूछने वाला हूं, सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार मैंने प्रूफ करके दिखाया है आप लोगों को। ठीक है, प्रूफ करके दिखाया है कि अगर जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मैंने वीडियो प्रूफ से आपको दिखाया कि वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आ गया। ठीक है, और ये कोई मैं ज्योतिषी या कोई इस तरीके की चीज नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। जब बहुत ज्यादा आप भी जब बहुत लंबे समय तक पढ़ोगे या पढ़ाओगे आप लोग, ठीक है, इतना लंबा समय हो चुका है, 12-13 साल 14 साल के लगभग का पूरा अगर गिन लिया जाए, उससे पहले का भी समय, तो ये एक्सपीरियंस से आ जाता है। कृष्णा नदी पर बनाया गया जो बांध है फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है? सबसे पहली बात तो हीराकुंड कौन सी नदी पर बनाया गया है, नागार्जुन सागर कौन सी नदी पर बनाया गया है, भाखड़ा नांगल कौन सी नदी पर है, और टिहरी बांध कौन सी नदी पर है। आप लोगों के यहाँ पर में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर करने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, हीराकुंड बांध जो है आपका बनाया गया कहां पर में, एक एक करके आंसर करते जाएंगे आप लोग, सभी लोग। हर किसी ने कमेंट में आंसर करना है, हर किसी बच्चे ने। ठीक है, महानदी पर, महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, महानदी के ऊपर में। नागार्जुन सागर बांध कहां बनाया गया बताएंगे आप लोग। भाखड़ा नांगल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सतलुज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर में। और टिहरी बांध किसके ऊपर में बनाया गया आप लोगों का, कौन सी नदी है? टिहरी बांध भागीरथी नदी के ऊपर में। ठीक है, भागी भागी रथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी यही वही नदी है जो बाद में गंगा कहलाती है। ठीक है, उत्तराखंड में इसको भागीरथी नदी बोलते हैं आप लोग। ठीक है, भागीरथी जब अलकनंदा में मिल जाती है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है, तब वहां से वो गंगा नदी कहलाती है आप लोगों की। ओके, चलिए, तो ये एक चीज याद रखना है आप लोगों ने। नागार्जुन सागर बांध जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का कृष्णा नदी के ऊपर में बना हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर, कृष्णा नदी के ऊपर में, कृष्णा कृष्णा रिवर के ऊपर में। ये आप लोगों का आंसर था। तो इस तरीके से आप लोगों ने चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ पर में देख लिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, चलिए, चारों के चारों लिख देना। मैं कोई भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से लास्ट में इनमें से। अब मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मैं लास्ट में आप लोगों से इनमें से कोई भी पूछूंगा, तो सारे लोग पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे लास्ट तक। ओके जी, तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों की ये कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कई बार पूछा जाता है, तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। केवीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, भीमा। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाता है, मूसी नदी जिसके किनारे के ऊपर में हैदराबाद शहर बसा हुआ है, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट 3 नदियां, ये बार बार रिपीट करके पूछते हैं आप लोगों से। ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। मुझे आप बताइए कि इनमें से सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? हाईएस्ट, हमारे भारत का अब तक का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? ठीक है, ओके, जल्दी बताइए यहाँ पर मैं आप लोग फ्रेंड्स की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो वो है आपका टेहरी डैम, भागीरथी के ऊपर में है। हीराकुंड डैम सबसे लंबा डैम है भारत का। ठीक है, हमारे भारत का सबसे पुराना डैम कौन सा है और कौन सी नदी के ऊपर में है, ये आप बताइए। मेट्टूर और कृष्णराज सागर हर किसी को याद होना चाहिए, हर किसी बच्चे को याद होना चाहिए, मेट्टूर और कृष्णराज सागर, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है स्पेशली। ठीक है, ये दोनों कावेरी नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, मेट्टूर और कृष्णराज सागर। मेट्टूर जो है आपका तमिलनाडु में है, और कृष्णराज सागर आप लोगों का कर्नाटक के अंदर में है। वैसे कल्याणाई भी कावेरी में है, लेकिन मेट्टूर और कृष्णराज सागर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के। और इसके अलावा एग्जामिनर का पर्सनल फेवरेट, इंदिरा सागर डैम। ठीक है, ठीक है, एग्जामिनर का पर्सनल फेवरेट कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है, ये पूछ लेता है वो अक्सर। तो कमेंट करके आप लोग आंसर्स करते रहेंगे यहाँ पर में, जितने भी बच्चे हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाए। 1400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 10 मिनट के अंदर में, और 1100 1150 के करीब आप लोगों ने यहाँ पर में लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, यूटेट
यूपी टेट, ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स, आप लोगों के इन 3 एग्जाम्स में मैं अब तक तो देख चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के एसएससी और इन सारी एग्जाम्स के अंदर में भी मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज इज मोस्ट डेंजरस, इनमें से कौन सी है? मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इसका आंसर करके बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा जो है वो डेंजरस है। देखते कितने परसेंट लोग आंसर कर पाते हैं। देखिए अल्ट्रावायलेट रेज जो है फ्रेंड्स, ये सूरज से निकलने वाली जो विकिरण है, ठीक है, आप लोगों की अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जिसको बोलते हैं, उन्हीं का, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन है। मतलब यूवी रेज को हमने और 3 भाग में बांट दिया है, ए, बी और सी, इस तरीके से बांट दिया है हम लोगों ने। तो अब बताइए इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों का, ठीक है। देखिए सबसे जो कम स्ट्रांग है, ठीक है, सबसे कम स्ट्रांग है वो है ए, ठीक है, बहुत वीक है, ये वीक है, लेकिन ये क्या करती है, इसको सोख नहीं पाता हमारा ओजोन, और वो जो है वो आ जाती है। जैसे यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, जो हमारी ए है ना, ये यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ए है, जो मैं अभी बना रहा हूँ ये ए है, ठीक है। आप लोग देखिए ओजोन ने इसको रोक नहीं पाया, ओजोन इसको रोक नहीं पाया, और ये पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी की सतह तक पहुंच गई। ए वीक है, ठीक है। उससे ज्यादा बीच में थोड़ी सी स्ट्रांग में आती है आप लोगों की बी, ठीक है, बी, ये थोड़ा रोक लेती है और थोड़ा जो है जाने देती है अंदर में। ये यहाँ पर मैं आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा रोक लिया थोड़ा जाने दिया। और ये जो है आप लोगों का अल्ट्रावायलेट रेज सी सबसे ज्यादा खतरनाक, और भला हो ओजोन लेयर का जो इसको रोक लेती है पूरी तरह से। अगर ओजोन लेयर यूवी सी को ना रोके तो फिर जिंदगी यहां पर में आबाद नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे खतरनाक है सी, ठीक है, यूवीसी। सी से देखो सी, स, क, ठीक है, किल, ऐसा याद रख लेना है, क्योंकि ये किल कर देंगे आप लोगों को, पूरा का पूरा किलर है ये, ओके। तो यूवीसी सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन भाई एक थैंक यू यार ओजोन लेयर को भी बनता है आप लोगों का, ठीक है, सार्वजनिक तौर पर, कि भाई ओजोन, क्योंकि कई बार होता है ना जिंदगी में हम थैंकफुल नहीं रहते, ठीक है, जो चीजें हमारे पास में है हम उनके लिए जो है वो ये नहीं रखते हम लोग कि भाई हम उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर में हम उनको हमारे तरफ से जो है धन्यवाद दे सकते हैं, तो धन्यवाद नहीं देते हम लोग, ओके। तो ओजोन लेयर जो है वो अपने आप में एक हमारे लिए वरदान है हमारे जीवन के ऊपर में, तो थैंक यू ओजोन लेयर, ठीक है। तो यूवीसी को पूरी तरह से रोक लेती है वो, सबसे खतरनाक। तो चलिए अब आप लोग जो है इसमें आंसर लगाइए, और मैं आप लोगों को बोलता हूं एक क्वेश्चन रीजनिंग का, कि आपने क्या करना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग से लेकर वीक के तरफ में अरेंज करना है, इसको स्ट्रॉन्ग से वीक के तरफ में अरेंज करना है। बताइए, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ में अरेंज करना है। यहाँ पर मैं देखिए लक्ष्मी जी ने थैंक्स ओजोन भी बोल दिया, थैंक यू ओजोन लेयर। अब मैं कुछ और बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ओजोन लेयर हमारे लिए जरूरी है, ये आप लोग समझ गए, ठीक है। ओजोन लेयर हमारे लिए जरूरी है, ये चीज आप लोग समझ गए। ये बता देना स्ट्रॉन्ग से लेकर वीक तक का, ठीक है, क्रोनो ऑर्डर लगा देना आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ओजोन लेयर हमारे लिए जरूरी है। ओजोन लेयर खत्म हो गई तो आप लोग समझ गए कि भाई हमारा जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा यहाँ से पृथ्वी से। हमारा क्या मतलब, बाकी लोगों का भी हो जाएगा, बाकी जो पेड़ पौधे और जानवर है उन लोगों का भी, ठीक है, जो सिर्फ समुद्र के अंदर में गहराइयों में रहने वाले जो जानवर है वही बच पाएंगे। अब देखो ध्यान से आप लोग, हम लोगों को अकल आई, ठीक है, कब आई अकल हम लोगों को? हमारी अकल दाढ़ निकली 1985 के अंदर में, ठीक है, 1985 के अंदर में वियना कन्वेंशन जो हो रहा था, वियना, ठीक है, वियना कन्वेंशन, उसके अंदर में हम लोगों ने क्या किया 1985 में, हम लोगों ने सोचा कि भाई यार ये तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वियना कन्वेंशन के अंदर में एक स्टेज तैयार हुआ कि बोले हम लोग क्या करते हैं, 2 साल बाद मिलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करके, ठीक है। 2 साल बाद 1987 के अंदर में बोला कि हम लोग सब लोग मिलते हैं, सब अपना अपना ड्राफ्ट लेकर आओ कि क्या हम लोग कर सकते हैं, और इन्होंने बनाया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कौन सा वाला प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर में क्वेश्चन डाल दिया जाए, ठीक है। मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 14 मिनट में 1600 1650 प्लस लाइव इन्होंने कर दिया है, 1300 से ज्यादा लाइक कर दिए। जल्दी से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के खत्म होते होते 1500 प्लस कर देंगे आप सब लोग लाइक्स, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स ये साइन होता है आप लोगों का 16 सितंबर, ठीक है, सितंबर, ठीक है, 1987 में, ओके। इसमें से एक तारीख निकालो आप लोग, कौन सी तारीख आपको मिल रही है? 16 सितंबर। इस दिन हमने ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया कि भाई हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने बचाना है हमारी ओजोन लेयर को। अभी आप लोगों ने उसको थैंक यू बोला है, और थैंक यू जिसको बोलते हैं उसको बचाना भी होता है आप लोगों ने ना। तो ओजोन को बचाएंगे हम लोग, ये प्रण हम लोगों ने लिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करके। मॉन्ट्रियल नाम की जगह कनाडा के अंदर में है, वहां पर मैं ये प्रण लिया था। इसी वजह से हम लोग जो है फ्रेंड्स ओजोन डे,
ओजोन डे मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं ओजोन डे? 16 सितंबर को मनाते हैं, इसी दिन की याद में। अब आपको ओजोन डे भी याद हो गया, ओजोन डे कब मनाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो है यहाँ पर में आप लोगों का एक था वियना कन्वेंशन आपका जब हुआ, उसमें स्टेज तैयार हुआ था, मतलब उसमें एक पहली बार बात उठी कि भाई ओजोन को बचाना है, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, ओजोन को बचाना है अपन लोगों ने मिलकर, सब लोगों ने बोले कि तुम लोग जाओ घर पे अपने अपने मतलब अपने अपने देश जाओ और एक अच्छा खासा पेपर ऊपर तैयार करो क्या क्या किया जा सकता है, और मिलते अपन मॉन्ट्रियल नाम की जगह पे। और मॉन्ट्रियल नाम की जगह पे मिले और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ 16 सितंबर 1987 को, ठीक है, ओजोन को बचाने के लिए। ओके, चलिए अब मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ओजोन डे वाला क्वेश्चन डाल दिया जाए, ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, जो भी क्वेश्चन बन सकता है मेरे बच्चों के लिए सब लोग डाल दिया जाए यहाँ पर में। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोग देखिए केवीएस टीजीटी 2018 का ऑफिशियल पेपर टीम के लिए यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहाँ पर मैं सुश्री आभा शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि जब मैंने आप लोगों से कहा कि ये क्वेश्चन आया था तो उन्होंने फटाक से ढूंढ के पीछे से लगा दिया पेपर यहाँ पर मैं स्लाइड के अंदर में, तो बहुत बहुत शुक्रिया टीम का। ठीक है, तो भीमा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ये क्वेश्चन आपसे मैंने कहा था ना, केवीएस टीजीटी 2018 में आया था, तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए, ये वो एक्चुअल क्वेश्चन है जो आया था एग्जाम में। तो आप लोग जब लेक्चर देख रहे हो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होते जा रहे हो आप लोग। एक बार जहां भी शेयर कर सकते हैं, हर बच्चा जहां जहां शेयर कर सकता है जल्दी से सेशन को शेयर कर देगा, ताकि ऐसे ही हम लोग जो है फ्रेंड्स और भी बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारी चीजें कर सके हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। चल नाउ, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों ने लगा दिया है, कृष्णा नदी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से नदी सहायक नदी का युग्म सही है? डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, कौन सा सही है? एक क्वेश्चन आप यहां से मेरे को सिर्फ दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट करके बताओ, दो ऑप्शन यहां पर में एलिमिनेट हो जाते हैं, कौन सा एलिमिनेट होता है? इसको थोड़ा सा खोपचे में लेकर आओ, कावेरी और भीमा को। ओके, आपको पता है फ्रेंड्स कि भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है, ठीक है, कृष्णा की है, तो कावेरी के साथ में इसका कोई लेना देना नहीं हो सकता। तो दूसरा वाला जो है गलत है, आपसे सही वाला पूछा है, तो यहाँ जहां जहां दो को सही बोला है उसको काट दो, बोथ जो होगा वो भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए और बी लगाने वालों तुम लोगों को जो है ना यहाँ पर में 21 तोपों की सलामी नहीं दी जानी चाहिए, तुमको वो तोप के सामने बांध कर 21 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए, तोप के सामने तुमको बांध देना चाहिए। अभी लगाया तुम लोगों ने वहां पर में भीमा कृष्णा की, और यहाँ पर में आके ए और बी लगा रहे हो, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड नेक्स्ट आप लोगों का जो बचता है या तो नाइदर नॉर होगा, ठीक है, या फिर आप लोगों का अलग से होगा, जल्दी बताइए यहाँ पर में। जी, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो भवानी नदी है ना आप लोगों की, भवानी नदी, ये जो भवानी नदी है ये आपकी, ठीक है, कावेरी नदी की सहायक नदी है कर्नाटक के अंदर में, कावेरी की, भवानी नदी कावेरी की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा की। तो ये भी आप लोगों का गलत है, तो आंसर इसका जो होने वाला है आप लोगों का वो होने वाला है आपका नाइदर वन नॉर टू, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग जब पूरा लेक्चर अच्छे से देखोगे, लगातार लेक्चर्स देखते रहोगे, धीरे 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 आप लोगों का विकास होता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कृष्णा जो है वो भवानी के साथ में नहीं है, यहाँ पर मैं क्या लगेंगी, कावेरी के साथ में लगेंगी, और भीमा जो है कृष्णा के साथ में लगेंगी। एक बार सही वाला जो ऑर्डर है वो आप लोग कमेंट में आप लोग लिख दोगे, ठीक है, वो एक जो सही वाला है वो आप लोग लिख दीजिए जल्दी से। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? टीम ने देखिए कितनी प्यारी टीम है हमारी, आप लोगों को डायरेक्टली उन्होंने बोला कि यार सर आपने बोला क्वेश्चन लगा दो, हम तो आंसर भी लगा देंगे सर, ठीक है, बच्चों को दिखा देंगे डायरेक्टली। 1700 से ज्यादा बच्चे जोड़ चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। 1469 लाइक्स हो चुके हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आप लोगों का कब साइन हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड 1987 के अंदर में साइन हुआ था आप लोगों का, ठीक है। कब हुआ था? 16 सितंबर, 16 सितंबर, और इसी वजह से हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे इसी दिन मनाते हैं। इसको साइन किया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब रिश्ता पक्का हुआ था। बट इसको लागू कब किया गया आप लोगों का? तो लागू किया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का 1989 के अंदर में, ठीक है, 1989 के अंदर में। ओके, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। तो साइन करवाने वाला जो दिन था ना आप लोगों का, उसको आप लोगों ने जो है क्या किया है, 16 सितंबर को आप लोगों ने ओजोन डे के रूप में मनाया है, यहाँ पर में ओजोन ओजोन डे के रूप में आप लोग मना रहे हो उसको, ठीक है, जिस दिन इसको जो है साइन किया गया था। ओके, चलिए, तो ये भी पॉइंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। लागू किया गया था आप लोगों का कहां पर में, ठीक है, आपका
लागू किया गया था 1989 के अंदर में। अब एक चीज और है आप लोगों की, अगर आप लोग थोड़ा सा जानना चाहते हो, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैं मनीष सिंह कौशिक जी ने एक यहाँ पर मैं उन्होंने लागू वाली बात कही, तो मैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पर मैं, एक टाइप का मुशायरा टाइप का कि लोग एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं इसके अंदर में देखो क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था आप लोगों का 1987 के अंदर में, ठीक है। ये लागू कब हुआ आप लोगों का? लागू लागू हुआ आप लोगों का 1989 के अंदर में। अब इसमें ना एक अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट बहुत ही फेमस अमेंडमेंट है, ठीक है, फेमस अमेंडमेंट है, एक अमेंडमेंट जिसको हम लोग किगाली अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। किगाली किगाली अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट। तो किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। और जब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो ये भी आपको करा ही देता हूँ, ठीक है। तो किगाली अमेंडमेंट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से ही रिलेटेड है, ओजोन से ही रिलेटेड है किगाली अमेंडमेंट। अब किगाली अमेंडमेंट से बात निकल कर जब आई है बात, तो दूर निकल, जब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी। किगाली कहां पर में है बताओ जल्दी से, किगाली किसकी राजधानी है? ठीक है, किगाली किसकी राजधानी है, बस जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। तो किगाली जो है फ्रेंड्स, ये है रवांडा की राजधानी, ठीक है। किसकी है? रवांडा, रवांडा, अफ्रीकन देश है रवांडा, उसकी राजधानी किगाली। तो ये अमेंडमेंट हुआ कब था, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसकी बहस का अंदाज पूरा इसको करते हैं अपन इसका, ठीक है। ईयर कौन सा था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ईयर जो है फ्रेंड्स, ये था 2016 किगाली अमेंडमेंट का। तो किगाली अमेंडमेंट कौन से साल किया गया था आप लोगों का? 2016 के अंदर में। अमेंडमेंट में क्या बोला भाई? बोले यार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमने बनाया था अच्छा किया, लेकिन उसमें कुछ सुधार करना चाहिए, और चीजों को जोड़ना चाहिए जो ओजोन को बचाने में मदद करेगी। जैसे सीएफसीज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, आप लोगों का हेलोन्स, ये सारी चीजें जो है ओजोन को डिप्लीट कर रही है। बट और भी बहुत सारी चीजें जो ओजोन को डिप्लीट करती है, उनको भी रेस्ट्रिक्टेड जोन में जोड़ दो कि उनका भी इस्तेमाल करने से रोका जाए, और ज्यादा ओजोन को बचाने में हमारे को मदद मिले, ठीक है। तो किगाली अमेंडमेंट ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को और ज्यादा मजबूत बनाया। बहुत बार आता है किगाली अमेंडमेंट किस चीज से है यहाँ पर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अरे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस पर्यावरण मुद्दे से संबंधित करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था, बताइए। बताओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पॉल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन। तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पर में क्या हो रहा था कि जो ओजोन जो है आप लोगों का, ठीक है, जो डिप्लीट हो रहा था, ओजोन का जो खत्म हो रही थी, ओजोन की जो ओजोन है आपकी, ठीक है, वो खत्म हो रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना, ओजोन जो है वो O3 है आपका, ठीक है। और क्लोरीन क्या करता है ना, क्लोरीन आप लोगों का, क्लोरीन जो है ये टूट कर ओजोन जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो क्लोरीन को तोड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर में जो है या आपकी जो सीएफसीज वगैरह है वो क्लोरीन को तोड़ती है, और क्लोरीन जो है वो क्या करता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर में यहाँ बन जाता है O2, ठीक है। देखो ये आया कहां से, ये वाला O कहां से आया और ये O2 कहां से आया? ये आया है O3 से, ये हमारा ओजोन था। तो एक O चला गया इसके पास, ठीक है, और ये चला गया इसके पास में, मतलब ये तीन बहनें थी O3, ठीक है। उनमें से क्लोरीन ने क्या किया, एक बहन को जो है, ठीक है, उसको प्रपोज करके उसको अपने साथ लेकर चला गया, और ये लोग दोनों O2 बच गए केवल। तो ये क्लोरीन जो है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आप लोग एसी चला रहे हो, जो आप लोग जो है एरोजोल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, वहां से निकला ये क्लोरीन, ये खराब बच्चा है, ठीक है। तीन बहनों के बीच में उसने दरार डाल दिया, यहाँ पर में दो बहनें जो है वो बच गई, एक बहन जो है इनके साथ चली गई क्लोरीन के साथ में, क्लोरो मोनोऑक्साइड बन गया यहाँ पर में। ओके चलिए, चलो यार आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बहुत सारे कन्वेंशन है, अगर आप बोलोगे तो सारे कन्वेंशन आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, अरे ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा पर्यावरण सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल, बेसल, वियना, ठीक है। यहाँ पर मैं कन्वेंशन बोला है भाई लोग, हाँ ये याद रखना है आप लोगों ने, प्रोटोकॉल नहीं बोला है, कन्वेंशन बोला है। तो कन्वेंशन बोला है तो प्रोटोकॉल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से बोला ही है कन्वेंशन, कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन बोला है आप लोगों से, सम्मेलन। तो सम्मेलन जो है वो प्रोटोकॉल था आपका, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब उसके ऊपर में हस्ताक्षर हुए थे कि क्या क्या चीजें करेंगे। सम्मेलन जो है वो तो वियना में हुआ था ना आप लोगों का 1985 के अंदर में, ठीक है। तो डी आंसर होगा इसका, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये आप लोगों का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था,
कन्वेंशन हुआ था, वियना कन्वेंशन, उसके लिए। ठीक है, 1980 जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 85 के अंदर में हुआ था आप लोगों का। ओके, और ये फोर्स में आया था 1988 के अंदर में, वियना कन्वेंशन। किगाली संशोधन किस पर्यावरण संबंध से रिलेटेड है, बताइए। ओके, तो किगाली संशोधन किस पर्यावरण संबंध इससे रिलेटेड है आप लोगों का? किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संशोधित करने से रिलेटेड है। किगाली संशोधन का ईयर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, किगाली कौन से देश की राजधानी है, ये आप लोग लिखोगे। ठीक है, कौन से देश की राजधानी है? जिस बच्चे ने पूरा अच्छे से लेक्चर देखा है, 1850 बच्चे देख रहे हैं, 1650 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो बच्चा अच्छे से देखेगा वो आगे बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ओजोन होल का मतलब क्या होता है? ओजोन होल का मतलब, ठीक है, जल्दी बताइए, ओजोन होल का मतलब क्या होता है आप लोगों का? और ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, और ये टीचिंग परीक्षा के जो आपको ई बुक दी है उसके ऊपर में भी अवेलेबल है आपके। टीचिंग परीक्षा का जो कोर्स था उसके अंदर में आपका जो आपको ई बुक, प्रीमियम ई बुक दी गई है आप लोगों को। ठीक है, आपको 65 पेपर्स दिए गए, उनके अंदर में अवेलेबल है आप लोगों के लिए ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है ना। तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, टीचिंग परीक्षा के कोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करेगा, उसका सिलेक्शन पक्का है। अब लड़ाई रैंक की है, रैंक बूस्टर आप लोगों के लिए इसीलिए लॉन्च भी किया है आप लोगों का। तो ओजोन, ठीक है, देखिए ओजोन डिप्लीशन, ओजोन होल का मतलब ऐसा नहीं है कि ओजोन था और यहां से जो है आपका एक होल बन गया और यहां से जो है वो पूरा का पूरा ऐसा बाहर आ जा रहा है, नहीं। ओजोन, ओजोन होल का मतलब है कि ओजोन की जो परत है, ठीक है, वो किसी जगह के ऊपर में क्या हुई है, पतली हो गई है। ठीक है, यहां पर में वो पतली हो गई थोड़ी सी। ठीक है, बाकी के मुकाबले में मान लीजिए ये है, और यहां पर में थोड़ा सा वो पतली हो गई है, बाकी के मुकाबले में पतली हो गई है। पूरा होल नहीं हुआ है, पतला हो गया है वो। ओजोन की मोटाई को कैसे मापा जाता है? थिकनेस को, ओजोन की थिकनेस को किसमें मापा जाता है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। ओजोन की थिकनेस कोई बता सकता है मुझे? ओजोन की थिकनेस को मापा जाता है डॉप्सन यूनिट के अंदर में। डॉप्सन, डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन यूनिट के अंदर में। अब जो डॉप्सन यूनिट है, ठीक है, उसका मतलब होता है 100 mm, 100 mm। ठीक है, मतलब देखिए यहां पर में ऐसा होता है, 1 mm का मतलब होता है 100 डॉप्सन यूनिट, 100 डॉप्सन यूनिट। ठीक है, 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 100 डॉप्सन यूनिट आप लोगों का। तो डॉप्सन यूनिट के अंदर में मापा जाता है इसको। तो जब उसकी थिकनेस डिक्रीज होती है ना, उसका मतलब होल है। होल मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पर में कि पूरा छेद कर डाला आप लोगों ने उसके आर पार। उसका मतलब ये है यहाँ पर में आपका कि उसकी थिकनेस कम हो गई है, उसकी मोटाई कम हो गई है। तो ओजोन होल का मतलब होता है उसकी थिकनेस का कम होना। ये याद रखेंगे आप लोग, बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। ओके, क्लोरोफ्लोरो गैस आप लोगों के, हाइड्रोक्लोरो गैसेस है आप लोगों की, इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस है जिस जो इसका कारण बनती है आप लोगों की। ठीक है, मैं आपको और भी एग्जाम्स के क्वेश्चन कराऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 28 जुलाई तक जितने भी बच्चे थे, 28 जुलाई रात 12 बजे तक जितने भी बच्चों ने जो है टीचिंग परीक्षा के 4.0 कोर्स के अंदर में एनरोल कर लिया था, उन सभी को फ्रेंड्स हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया है आप लोगों का। ठीक है, इसके अंदर में 50 जो है परसेंट वाले में, और इसको भी हमने अपग्रेड कर दिया है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप 50 की जगह 55% आप लोगों को एज ए गिफ्ट मिलेगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को। तो आई होप जो है फ्रेंड्स, अब आप लोगों को यहाँ पर में आवाज आ रही होगी। मैं आप लोगों को बता रहा था कि जितने भी बच्चे जिन्होंने 28 जुलाई तक यहाँ पर में इसको परचेस कर लिया था, उनको हमने सभी को अपग्रेड कर दिया एज अ लॉयल्टी गिफ्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, जितने भी लॉयल स्टूडेंट्स है टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ एक लास्ट मौका भी आपको दिया था 29, ठीक है, 30 और 31 के अंदर में आप लोगों को ज्वाइन करने का, जिसके अंदर में आज लास्ट डे है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक तो 50% ऑफ मिल जाएगा, 50% टारगेट 50 करके आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, टारगेट 50। ठीक है, और उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो तो 40% फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। साथ ही साथ एक और कंपटीशन में आप लोग एनरोल हो जाओगे अगर आप टॉप 100 में आते हो। ठीक है, क्योंकि पूरी लड़ाई यहाँ पर में हमारी इसके अंदर में है कि टॉप 100 में आपको लेकर आना है। अगर आप टॉप 100 में आ जाते हो तो आपकी फुल फीस एज अ गिफ्ट आपको रिफंड हो जाएगी, और एक लैपटॉप जो है फ्रेंड्स वो भी आप लोगों को जो है वो गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा, अगर आप टॉप 100 में आते हो, जिस भी कैटेगरी के अंदर में आप लोग कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी में आप कर रहे हो यहाँ पर में। ठीक है, उषा कुमारी जी एक बार ऐप को अच्छे से एक बार चेक करिए, जितना भी कोई भी अगर दिक्कत आ रही है ऐप के अंदर में तो आप टीम को कॉल करके या व्हाट्सएप करके कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा की एक बड़ी पहल आप लोगों के लिए है फ्रेंड्स। ठीक है, स्कोर बूस्टर सीरीज आप लोगों की, स्कोर बूस्टर। ठीक है, ये जो स्कोर बूस्टर है इसके अंदर में 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है हम लोग करवाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जितने भी आपके पेपर के क्वेश्चन हुए हैं उनको। ठीक है, ओके,
हम उसको करवाने वाले आप लोगों को सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे, ताकि आप लोग हर एक तरह के क्वेश्चन से परिचित हो सके। तो वो 600 रुपए का जो कोर्स है आप लोगों का फ्रेंड्स, उसको भी हम लोगों ने जितने भी बच्चे थे 28 जुलाई तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर दिया है उसमें। 31 जुलाई तक भी जो बच्चे परचेज करेंगे उनको भी ऐड कर दिया जाएगा उसके अंदर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज आप बाद में जाकर 600 रुपए का भी खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें, आज लास्ट डे है, टारगेट 50 इस कोड का इस्तेमाल कर पाते हो आप लोग, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षरण क्या होता है, किस कारण, कारक के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण होता है? वाटर वेपर, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो देखिए ओजोन जो है फ्रेंड्स, इसके, ठीक है, बढ़ने का कारण आप लोगों, मतलब ओजोन के क्षरण का या ओजोन की जो परत है उसके घटने का कारण क्या है? तो कई सारे कारण हो सकते हैं आप लोगों के, कई सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से जो है फ्रेंड्स कुछ कारण आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक तो आप लोगों का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, सीएफसी जिसको बोलते हैं आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा सीएफसी। 90% लोगों ने आंसर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स केवल यही नहीं है, ठीक है, जो ओजोन की जो मॉलिक्यूल है आपका O3, उसको तोड़ने में, ठीक है, जो क्लोरीन होती है आपकी, उसमें कई सारे जो है आप लोगों के चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सीएफसी, तो एक मेन कॉज है ही, ठीक है, जो ओजोन की परत को पतला कर रहा है या उसको जो है वो कमजोर कर रहा है। इसके अलावा भी है आप लोगों के, मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर मैं कौन कौन हो सकता है। एक तो सीएफसी हो जाता है, और एक है आप लोगों का हाइड्रोक्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका, ठीक है, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो जाता है आपका, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक होता है हेलोन्स आप लोगों का, हेलोन्स, ठीक है, हेलोन्स, ओके। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ना आप लोगों के, जो अग्नि बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, उनके अंदर में पाया जाता है ये आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड जो है आप लोगों का, ये भी आप लोगों का पेस्टिसाइड्स में, जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक होते हैं जो खेतों में डालते हैं, उसमें भी वो भी आपका इसमें योगदान देता है, ठीक है, ओजोन को पतला करने में। तो सीएफसी के साथ में HCFC भी है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हेलोन्स है आपका, फायर एक्सटिंग्विशर में पाया जाता है, अग्नि बुझाने वाले यंत्रों के अंदर में, ठीक है, और मिथाइल ब्रोमाइड जो है आप लोगों का पेस्टिसाइड में पाया जाता है, ये भी एक तरीके का कारक है ओजोन को पतला करने के अंदर में, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही सुंदर सा कमेंट आया कल रात वाली क्लास में, कल रात में मैं क्लास ले रहा था उसके अंदर में, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा इन्होंने एक मैसेज किया, और मैं मतलब दिल से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इनका, ठीक है। इतने प्यारे से, कविता राय इनका नाम है, पेड क्लास के अंदर में उन्होंने कमेंट किया था कि सर एक रिक्वेस्ट है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया है आपको बहुत ज्यादा माउथ अल्सर होते हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट बिकॉज आपका मील शेड्यूल इज नॉट प्रॉपर, खाना खाने का शेड्यूल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ सर अस सर, यू कैन जस्ट अलाउ मी टू हेल्प यू बाय सेंडिंग यू आयुर्वेदिक मेडिसिन विच विल हेल्प यू 100%। आई डोंट नीड योर सेल नंबर, your address, but I need your official address, that is studio address, just to send you medicine, and it is 100% guaranteed, it is just to repay you my respect for you। सो बहुत बहुत शुक्रिया कविता राय जी, अगर आप देख रहे हो तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ पर मैं, कि आप इतने प्यारे, और मैं इस चीज के लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जो कोर्स के बच्चे हैं और यहाँ पर में भी बच्चे हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, और इतना ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो श्योरली बिल्कुल टीम आपसे कनेक्ट करेंगी, और बिल्कुल मुझे उसकी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं लंबे लंबे समय तक पानी नहीं पीता हूँ, ये भी कारण है, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बताना है हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग, जल्दी बताइए, हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आप लोग जितने भी आपके दोस्त है, फ्रेंड्स, भाई बंधु है, उन सबको भी बता सकते हो कि आज जो है लास्ट डे है, ठीक है, इसके अंदर में एनरोल करने का, टीचिंग परीक्षा के उस कंपटीशन के अंदर में, तो सभी लोग जुड़ जाए। चाइना जो है फ्रेंड्स, ये हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है आपका, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है चाइना आपका, ओके, तो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है आपका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चाइना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक मैप ये दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, कंपैरिजन, चाइना है फिर इंडिया है, तो इंडिया और चाइना में आप देखिए कितना फर्क आ गया है, ठीक है, कितना ज्यादा यहाँ पर में एक डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो चाइना आपका जो है वो कोल उत्पादन, कोयले के उत्पादन में बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। चलिए 1844 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला,
अभी कंटिनेंट पार्ट 5 5th नंबर की मैंने क्लास लिया अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों से, परसों के दिन, ठीक है। उसके अंदर में मैंने इसके बारे में आपको बताया था, लेक सुपीरियर के बारे में, ठीक है। तो जल्दी बताओ लेक सुपीरियर के बारे में कौन से वाले कॉन्टिनेंट में है। मैं हर एक बच्चे से जानना चाहूंगा यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी से आंसर करिए, लेक सुपीरियर कहाँ पर में है। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी। चलिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का, लेक सुपीरियर झील की कौन से महाद्वीप में है, तो ये आप लोगों का उत्तरी अमेरिका में है। ना तो यूरोप में है, ना दक्षिण अमेरिका में, ना अंटार्कटिका में, ना एशिया में। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई आंसर होगा इसका, ठीक है। आंसर क्या होगा आप लोगों का, ई हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। कितने लोगों ने सही आंसर किया था, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए। ई लगा दिया था उन्होंने फटाक से, क्योंकि ये पढ़ाया है मैंने कोर्स के अंदर में अभी परसों के दिन ही आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर में ये है आप लोगों का यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ पर में है आपका कनाडा। तो यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाते हैं ये, ठीक है। 5 लेक्स है आप लोगों की, उनमें से सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर, ठीक है। लेक सुपीरियर आप लोगों की दिख रही है आपको। ये जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है, फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है, फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी, ठीक है। मीठे पानी की झील है ये। और एरिया वाइज सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, एरिया के हिसाब से, एरिया वाइज, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये आपको बताया था मैंने। अच्छा मुझे बताओ वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आयतन के हिसाब से, ठीक है। 1978 बच्चे जुड़ चुके हैं, 2000 से केवल अब 1981 हो चुके हैं, 19 बच्चे केवल दूर है हम लोग यहाँ पर में। जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। लार्जेस्ट सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है, उत्तरी अमेरिका में है। कौन से 2 देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये याद रखना है, यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आप लोगों से मैंने जब पूछा कि लेक सुपीरियर कौन से 2 देशों के बीच में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से 2 देश है जिनके बीच में ये है आप लोगों की लेक सुपीरियर। तो आपको आंसर करना यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई वॉल्यूम के हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से आप लोगों ने आंसर कर दिया, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, लेक सुपीरियर आप लोगों की। लेकिन वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, वो है लेक बैकाल। अब मैं जितने भी बच्चे क्लास में थे उस दिन, परसों के दिन रात में, ठीक है, मैंने बताया आपको सबसे गहरी झील कौन सी है, और एक शेर भी आपको सुनाया था मैंने, ठीक है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक शेर भी सुनाया था इसी के ऊपर में, ताकि आपको याद भी हो जाए। और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी मैडम को जाकर क्या बोलोगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो सबकॉन्शियसली फीड हो जाए, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते एक शेर था। कौन सी सबसे गहरी झील है, जल्दी बताइए आप लोग। गहरी झील भी बताना है आप लोगों ने, सबसे गहरी झील। शेर कुछ इस प्रकार से था कि ना मैं शजर के कद, ना मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ। ना मैं शजर, शजर मतलब होता है पेड़, ना मैं शजर के कद, ना मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ। ना मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ। समंदर पार करना तो चुटकियों का काम है, पर तेरी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। तो मतलब उसकी जो आंखें है ना, वो लेक बैकाल की तरह गहरी है। तो उसको बोलना, ठीक है, कि तेरी आंखें जो है वो ना बैकाल झील की तरह गहरी है। अगर उसने भी दानिश सर का लेक्चर देखा होगा तो वो बोलेंगी पक्का, हाँ तो दानिश सर का लेक्चर देख रहा है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स अच्छी बात है। यहाँ पर मैं सबसे गहरी, सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है अगर आप लोगों की, तो लेक बैकाल है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, लेक बैकाल सबसे गहरी वाली झील आप लोगों की। ओके, कहां पर में है लेक बैकाल, कौन से देश के अंदर में है, तो ये रशिया में है, पूरी तरह से रशिया में। एक और क्वेश्चन आपका बन गया, पूरी तरह से रशिया के अंदर में है, ये भी क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो उसको बोलना कि तेरी झील से आके लेक बेकाल है, तेरी आंखें आंखें तेरी बेकाल है। उसको अच्छा लगेगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगी। अगर उसने नहीं समझी वो, आप उसका जीके टेस्ट कर सकते हो इससे, ठीक है। उसका जीके टेस्ट कर सकते हो आप, अगर आपको टेस्ट करना है तो। आप अपने अपने हस्बैंड का जीके टेस्ट कर सकते हो कि अजी सुनते हो, आपको पता है आपकी आंखें ना लेक बेकाल है, ठीक है। चल, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हम लोग ओजोन लेयर इन द आउटर एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन, ओजोन की लेयर हमको किस चीज में मदद करती है। आज का पूरा लेक्चर हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स, 1962 लाइक्स आप लोगों ने कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है फ्रेंड्स सिंपली
जो नंबर आपका चल रहा है नीचे में, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए, आप लोगों को बहुत आसानी से आप लोग एनरोल कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर नंबर ना लगे तो ओजोन की जो परतें हैं आप लोगों की, वो एब्जॉर्बिंग यूवी रेस, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में हेल्प करती है। आज आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट चैलेंज है आप लोगों का। ठीक है, कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है फ्रेंड्स मुझे बताओगे, आप लोग आज एक दूसरे से नीचे में सवाल पूछोगे। आज जो भी पढ़ाया मैंने, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, विनय कन्वेंशन हो, ओजोन डे हो आपका, सबसे जो है वीक वाली, सबसे जो है आपकी स्ट्रांग वाली यूवी रेस कौन सी है, ये सवाल एक दूसरे से पूछोगे। रेडी हो चैलेंज के लिए आप लोग? ठीक है सर, पड़ोसी पर चेक कर सकते हैं क्या? हाँ, पड़ोसन पे चेक कर सकते हो तुम, उसको, उसका भी चेक कर सकते हो नॉलेज, उसको जाके बोलना। ठीक है, ब्लैक बैक आ ले तुम्हारी आंखें करके, ठीक है, बोल के देख, ट्राई करके देखो। आ, मतलब नहीं भी हुआ तो फिर पलट जाना कि मैं तो जनरल नॉलेज चेक कर रहा था करके। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोग क्या करोगे, जो भी ओजोन से रिलेटेड है सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से पूछोगे कमेंट के अंदर में आज। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है? यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन निकाल दिया टीम ने यहाँ पर में, आप देखिए। ठीक है, सबसे पुरानी झील माना जाता है यूरेशी, जो लॉरेशिया था ना ऊपर का हमारा हिस्सा, वहां से बिलोंग करती है ये। ठीक है, तो ये है लेक बैकाल। और आप लोगों की सबसे वॉल्यूम के अनुसार सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे गहरी झील, ठीक है, और सबसे पुरानी झील भी है ये। ओके, लेक बैकाल रशिया के अंदर में है, ये आप लोगों को याद रखना था। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2000 लाइक्स कंप्लीट होने की खुशी में भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर में, 2008 लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, 1994 बच्चे भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर में, मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर करिए यहाँ पर में। जीएस क्लास के अंदर में बिल्कुल रवि प्रताप जी, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। ग्लोबल एजुकेशन जी, आपको बैच लेंगे, आप जो है नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, तब तक आप लोग आंसर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, मैं एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर मैं ये वीडियो देख रहे हो, देखिए आप लोग सभी लोग, एक बार मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं, ये आप लोगों का वीडियो चल रहा है अभी। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोगों को करना पड़ेगा ताकि हम, देखिए ये वीडियो चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, ओके, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं, ये वीडियो आप लोगों का चल रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये वीडियो है, ओके, 2000 एक बच्चा यहाँ पर मैं वॉच कर रहा है, 2000 से ज्यादा आपने लाइक कर दिया है। यहाँ पर मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में और आप लोगों को पिन कमेंट में भी यहाँ पर मैं एक लिंक मिलेंगी, जिसका नाम है यहाँ पर मैं लिंक ट्री। देखिए ये लिंक ट्री एक लिंक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं आप देखिए बीपीएससी के कोर्सेस आपके खुल के आ जाएंगे कि आपको कौन सा लेना है। जैसे मान लीजिए आपको बीपीएससी टीआरई 4 पीआरटी का कोर्स लेना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक आपके सामने जो है वो एक पेज खुलकर आएगा। ठीक है, जैसे 10 घंटे 1 मिनट 51 सेकंड बचे हुए लास्ट वाले आपको बता रहा है यहाँ पर मैं, 999 रुपए का ये पड़ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो बाय नाउ के ऊपर में जैसे ही क्लिक करोगे आप, आपको नाम लिखना है अपना, मोबाइल नंबर लिखना है जो आप जिससे मोबाइल में रजिस्टर करने वाले हो ऐप के अंदर में। ठीक है, ईमेल एड्रेस और स्टेट, बस इतना करना है। बाय नाउ करोगे, पेमेंट करोगे, आधे मिनट के अंदर में आपका कोर्स ऐड हो चुका होगा, आधे मिनट के अंदर में, केवल आधे मिनट के अंदर में। ठीक है, तो इतना आसान है ये, इतना आसान। तो ये भी एक तरीका है, आप लोग इससे भी कर सकते हो अगर कॉल में दिक्कत आ रही है आपको तो। ओके, चलिए, तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सबसे ज्यादा धातु कौन सा है? अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, बट मेरे लाल, ऑक्सीजन धातु नहीं है ना, धातु है। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा पृथ्वी की क्रस्ट पे। ठीक है, ऑक्सीजन, लेकिन वो धातु नहीं है। ठीक है, वो अधातु है। उसके बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन भी धातु नहीं है, वो धातु सदृश्य है। ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में उसको मेटलॉइड्स कहा जाता है, मेटलॉइड्स। ठीक है, और तीसरे नंबर पे पाया जाता है एल्यूमिनियम, ये है धातु। ठीक है, अरे इसको जस्ट ऐसा समझो। ठीक है, पहले नंबर पे हमने टेस्ट ली, पहले नंबर पे आई नेहा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आई शब्बो। ठीक है, शब्बो, लड़कियों ने बाजी मार ली। फिर आया राजू। ठीक है, हमारा तीसरे नंबर पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और चौथे नंबर पे आया यहाँ पर में आपकी कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ चौथे नंबर पे आई वो। ठीक है, वो लड़की का ध्यान ही नहीं है, पिक्चर उच्चर कर रही है उधर में, चौथे नंबर पे आई वो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई लड़कों में किसने टॉप किया? तो आप थोड़ी ना बोलोगे नेहा ने टॉप किया करके। लड़कों में किसने टॉप किया? तो भाई लड़कों में तो राजू ने टॉप किया ना।
ठीक है, तो वैसा है इसका। वैसे अदरवाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो आप लोगों का एलिमेंट है, सिर्फ एलिमेंट बोला जाता अगर, तो वो ऑक्सीजन हो जाता। लेकिन एलिमेंट होना, धातु होना, ये एक बात नहीं है। एलिमेंट धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, और धातु सदस्य या मेटालॉइड्स भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन अधातु की कैटेगरी में आ गया, सिलिकॉन धातु सदस्य की कैटेगरी में आ गया, धातु की कैटेगरी में एल्यूमिनियम है पहले नंबर पे। इसी वजह से ये आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके। तो आंसर जो है यहाँ पर में, जैसे आपका पहले नंबर पे कौन आया, तो राजू आंसर होगा आपका। पहले नंबर पे लड़का कौन है, तो वैसे ही फ्रेंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है आप लोगों का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपसे केवल एलिमेंट पूछता, जो मैं लास्ट में भी आपसे पूछूंगा अभी अभी क्लास में लास्ट में, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आप लोगों का एलिमेंट कौन सा है। एलिमेंट, देखो ध्यान से सुनो, एलिमेंट मैंने बोला है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन। एलिमेंट बोला तो ऑक्सीजन, और अगर मेटल बोला तो आप लोगों का मेटल बोला तो एल्यूमिनियम, और एलिमेंट पूछा तो ऑक्सीजन। ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये एलिमेंट में एलिमेंट ऑक्सीजन, मेटलॉइड्स में सिलिकॉन, और फिर एल्यूमिनियम आपका। ना अब बताना है आप लोगों ने बॉक्साइट के संदर्भ में कौन सा वाला सही है, जल्दी जल्दी से। सर यूपी पुलिस के लिए मैराथन लीजिए प्लीज, यूपी जीके के लिए। ठीक है, मैं जितने लोग चाहते हैं एक बार प्लीज कमेंट में बता देना आप लोग मुझे। ठीक है, अगर आप चाहते होगे तो मैं आप लोगों को बिल्कुल यूपी जो पुलिस है उसका, उसके लिए पूरा यूपी जीके एक ही क्लास के अंदर में बड़ा वाला क्लास लेके करा दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, पूरा यूपी के जितने भी बच्चे वो कमेंट करके मुझे बता देंगे, मैं करवा दूंगा आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉक्साइट का, ये गलत है। आप बताइए, गुजरात नहीं है तो फिर क्या, गुजरात नहीं तो क्या। ऑस्ट्रेलिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब मुझे बताओ, एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। जिस भी बच्चे ने पिछली क्लास देखी है वो आंसर कर पाएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो क्वेश्चन लगा दिया जाए, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन। तो यहाँ जो भी पढ़ रहा है बच्चा वो आगे बढ़ रहा है, ये याद रख लीजिएगा आप। प्रिंसिपल ऑफ आयरन, अरे आयरन नहीं भाई, वो एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइट जो है उससे एल्यूमिनियम निकलता है। रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि भाई वो उसमें से विकिरण निकलती रहती है, जो आपके बॉडी के अंदर में जो डीएनए है उनको उसका मॉडिफिकेशन कर देती है, कैंसर हो सकता है उससे। वो जैसे रेडियम आप लोगों का है, यूरेनियम है, थोरियम है, वो सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। एल्यूमिनियम आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, जो डीके हो रहा हो, ठीक है, उसमें से मतलब उसके पार्टिकल्स और जो है हानिकारक विकरण छोड़ रहा हो, वैसा नहीं है, ये हानिकारक नहीं है। एल्यूमिनियम तो आप लोग कितना आपके आसपास में एल्यूमिनियम इतना बड़ा भरा पड़ा है, ठीक है, सो रेडियो एक्टिव नहीं है ये एल्यूमिनियम या बॉक्साइट आपका, तो ये भी गलत है। ओके, तो बॉक्साइट जो है फ्रेंड सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है भारत के अंदर में, और दुनिया के अंदर में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है, तो वो करता है चाइना। पिछले लेक्चर में कराया कि नहीं कराया मैंने आपको, कल वाले लेक्चर में जितने बच्चे थे हाथ ऊपर करके बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, विच इज द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यूरेनियम, क्या ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, इसके अंदर में रेडियो धर्मी विशेषता पाई जाती है क्या, बिल्कुल पाई जाती है, रेडियो धर्मी विशेषता पाई जाती है इसके अंदर में। और मैं आप लोगों को लेटेस्ट डेटा बता देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का, कि जो सबसे ज्यादा आप लोगों का जो यूरेनियम मिलता है ना आप लोगों का, ठीक है, वो कहां पर में मिलता है। यूरेनियम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो कंट्री है आप लोगों का, वो यूएसए नहीं है, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान, कितने परसेंट लोगों ने आंसर किया था कजाकिस्तान। आप लोग जानते हो कितने परसेंट लोगों ने किया, केवल 11% लोगों ने सही आंसर किया था। देखिए, इसीलिए आप लोगों का क्लास देखना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों का मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि केवल 11% लोगों ने देखा है। और जो भी 12%, 13%, 14वें, 15वें% पे आप लोगों में से जो आ जाएगा ना, वो एग्जाम क्लियर कर जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए आप लोग, ये आप लोगों की मेहनत है अभी। कजाकिस्तान सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स ये प्रोड्यूस करता है, दुनिया का 46% अकेला जो है यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला देश है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, यूरेनियम प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है, कजाकिस्तान सबसे आगे है। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर, कौन सी मिट्टी है जिनको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको आप लोगों का जो है फ्रेंड्स एग्जाम वो क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों का। ठीक है जी, तो रेगुर जो है फ्रेंड्स मिट्टी, इसको आप लोग जो काली मिट्टी होती है ना उसी का नाम है रेगुर मिट्टी आप लोगों की। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आप लोगों का गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटक, इस इलाके के अंदर में आप लोगों की पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है आप लोगों की, ठीक है, कपास उत्पादन के लिए। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी के ऊपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे। अब देखिए, ये वो क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों से पूछ रहा था,
ठीक है। और ये आप देख सकते हो आप लोगों को जो प्रीमियम ई बुक्स आप लोगों को दी गई है बीपीएससी की, और जो 65 पेपर्स आपको दिए गए हैं, जो कि अब 100 पेपर हो जाएंगे आप लोगों के। जिन बच्चों ने खरीदा हुआ है उनको एक भी पैसा नहीं देना है, लॉयल्टी गिफ्ट के रूप में हम उसको पूरा अपग्रेड करके देंगे आप लोगों को। पूरा अपग्रेड हो जाएगा वो बीपीएससी के 65 पेपर्स जो थे टीआरई के। ठीक है, जिन लोगों ने अलग से लिया था बैच, उन लोगों को ऑटोमेटिकली हम उसी के अंदर में अपग्रेड कर देंगे आपको। एक भी पैसा आपसे अलग से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने खरीदा था। ठीक है, और इसके अलावा जो टीआरई 4 वाले बच्चे, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो। तो आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन था आपका उसमें उसमें दिया हुआ था। और ये आप लोगों को प्रीमियम ई बुक जो है हमारी, ठीक है, टीचिंग परीक्षा की, उसके अंदर में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। 65 जो पेपर्स है उसके अंदर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ये पूरा का पूरा। इसके अलावा जो क्लासेस है उसके अंदर में तो पढ़ाया ही जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, और एनसीईआरटी एससीईआरटी भी मिल जाएंगी, उसके अंदर में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन जो आया था एग्जाम के अंदर में। तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वो है आप लोगों का चाइना। चाइना। ठीक है, तो आंसर आपका इसका नन ऑफ द अबव था आपका। ठीक है, नन ऑफ द अबव, इस तरीके से करना था आप लोगों ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है, ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि चाइना दिया नहीं था तो आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोगों का ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का अभी पूछा है। आप टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाके देख लीजिए, आप लोगों को बीपीएससी 2015 का पेपर मिल जाएगा उस पे। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ठीक है, एल्यूमिनियम का उत्पादक बीपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आंसर चाइना है इसका। ओके, चाइना, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का है एक टैगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट विच इज नोन एज टैगा? टैगा के नाम से किसको जान ज्यादा, जल्दी जल्दी बताइए। और एक बार शेयर भी कर देंगे यार, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे। जिन भी बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, अगर मैं टैगा की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो सिंपल सा है। आप लोगों को एक मैं चीज दिखाता हूँ। ठीक है, एक मैप बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से समझना आप सभी। ओके, ये मान लीजिए फ्रेंड्स हमारी पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पर में है आप लोगों का इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री। अब आप क्या करिए, यहां पर में जाइए आप 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ पर, उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ वाला जो लॉटिट्यूड है ना, वहां पर में जाइए। इसके बीच में जो पाया जाता है ना, यहाँ पर में ये जो पूरा एरिया है आप लोगों का, यहाँ पर में जो जंगल पाए जाते हैं उनको बोला जाता है कोनीफेरस, शंकुधारी वन। ठीक है, शंकुधारी या फिर कोनीफेरस फॉरेस्ट इनको बोला जाता है, शंकुधारी वन। ठीक है, कहां से कहां तक? सबसे पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि यहां से आप देखोगे ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर आपका, और ये साउथ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है आपका। ठीक है, 50 से 70 डिग्री तक। ठीक है, यहाँ पर में जो पेड़ होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं, इस तरीके से शंकु के, वो क्रिसमस ट्री के टाइप के होते हैं, शंकु आकार के। ठीक है, इसी वजह से इनको कोनीफेरस या शंकुधारी वन भी कहते हैं। 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर में ये जंगल जो है फ्रेंड्स अधिक ऊंचाई पर देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अलावा आप इनको टैगा के नाम से भी जानते हो। टैगा का मतलब होता है अनछुआ, रशियन भाषा का शब्द है ये टैगा, अनछुआ, जिसको छुआ ना हो किसी ने। ठीक है, और ये जो कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं ना आपके, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वन, वो भी कौन से? सॉफ्ट वुड। ठीक है, नरम लकड़ियों वाले सदाबहार वन। ठीक है, तो नरम लकड़ियों वाले सदाबहार वन के एग्जांपल कौन सा है? कोनीफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, नरम लकड़ी के सदाबहार वन। ठीक है, जिससे माचिस की लकड़ी वगैरह बनती है आप लोगों की, पेपर की लकड़ियां बनती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको याद रखना था। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं जल्दी से, हमारे और भी जो पॉइंट्स बचे हुए हैं उनके तरफ में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फिर आप लोगों का? आप लोग बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टारगेट 50 आज रात 12 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, टारगेट 50% ऑफ के लिए आज रात 12 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एएसएपी आप लोग जो है उसका कर लीजिए, ताकि आप सारे के सारे लोग इस कंपटीशन के अंदर में एलिजिबल रहे, जो टॉप 100 वाला है आपका। और जो भी आपका, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब आपका आपकी फीस रिफंड हो जाएगी वो सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो कोनीफेरस फॉरेस्ट आंसर हो जाएगा, शंकुधारी वन आप लोगों का। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेंड्स आपकी खिदमत में पेश है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का नाम क्या पड़ जाता है? ठीक है, ये गंगा नदी जो है हमारे भारत के अंदर में बेटी है। ठीक है, वो बांग्लादेश चली गई ससुराल में, ससुराल वालों ने उसका नाम चेंज कर दिया उधर में जाके। जी, तो आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा।
आंसर हो जाएगा आपका पद्मा नदी। ध्यान से समझना, एक मैप दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए ये है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर में एंटर कर गई, ठीक है। जब बांग्लादेश में एंटर करने से पहले इसका नाम था गंगा, और फिर जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करी, आप देखिए यहाँ पर में इसका नाम जो है पड़ गया पद्मा नदी, ठीक है। तो पद्मा जो है फ्रेंड्स इसका नाम हो जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पद्मा नदी, पद्मा नदी। और ये बाद में जो है आपकी जमुना नदी से मिलती है। जमुना नदी वही है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जाकर क्या हो जाता है, जमुना। देखिए दोनों का नाम उन्होंने चेंज कर दिया। गंगा नदी, गंगा उधर जाके क्या बन गई, पद्मा, पद्मा बन गई। और ब्रह्मपुत्र उधर जाके क्या बन गई, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी क्या बन गई, ब्रह्मपुत्र नदी क्या बन गई आप लोगों की, ठीक है, जमुना, जमुना बन गई वो। तो ये दोनों ही याद रखना है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती है, किसमें, मेघना नदी में, तो दोनों के संयुक्त प्रवाह को मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना, ठीक है, मेघना। ये मेघना नदी है, यहाँ से आती है एक मेघना नदी, इन दोनों में मिल जाती है, और फिर इनके इनके संयुक्त प्रवाह को मेघना के नाम से जाना जाता है बाद में, मेघना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है आप लोगों के, जो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा और अच्छे समझ में आता जाएगा आप लोगों को। तो गंगा बांग्लादेश में जाके पद्मा हो जाती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना हो जाती है, और दोनों के संयुक्त प्रवाह में जब मेघना नदी, एक छोटी नदी है मेघना नदी, ठीक है, जिसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है भारत में। अब वो बराक ओबामा नहीं है वो, नहीं तो बोलेंगे सर बराक ओबामा भारत कहाँ से आ गया, बराक नदी है, ठीक है। बराक नदी जब जाती है वहां पर में, अच्छा एक और चीज है, चलो इसकी भैंस का अंडा, ठीक है। बराक नदी जो है वो, उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, मेघना, ठीक है। और मेघना जो है फ्रेंड्स, ये पद्मा और जमुना में जब मिल जाती है, तो इनके संयुक्त प्रवाह को मेघना के नाम से ही जानते हैं, मेघना, मेघना के नाम से आगे बढ़ती है वो पूरी की पूरी प्रवाह, तीनों के तीनों मिलकर, तीनों बहनें मिलकर मेघना के नाम से जाती है, ठीक है। चलिए, तो जो है फ्रेंड्स ये हम लोगों ने देखा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए आप सभी लोग। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन से करवाने के लिए अभी भी आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या पढ़ने के लिए तैयार हो, कितने लोग हैं जो करने के लिए तैयार है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं आप लोगों को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बीच बीच में पानी पी लीजिए प्लीज। नवनीत जी, मेरे को वो याद नहीं रहता है पानी भी पीना है करके, क्योंकि मैं खो जाता हूँ एकदम आपको पढ़ाने में। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी जो है ना हमारी, हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है आप लोगों का सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो अभी हम जिस पर खड़े हैं वो क्रस्ट है, परपटी बोला जाता है उसको, परपटी हिंदी में, ठीक है। मेंटल, हिंदी में भी मेंटल ही बोलते हैं उसको, मेंटल दूसरे नंबर की जो नीचे वाली परत है, ठीक है। और जो अंदर में है सबसे, उसको बोलते हैं कोर, ठीक है, कोर, ये आप लोगों का बन गया कोर, ठीक है। कोर आपका ये यहाँ पर में, कोर को भी दो भाग में बांट सकते हैं। जो बाहरी हिस्सा है कोर का उसको आउटर कोर बोलते हैं, और जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है उसको इनर कोर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तीन भाग में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और कोर को दो भागों में हमने अलग से बांटा है, ठीक है, आउटर और इनर में। तो सबसे बाहरी जो सतह है पृथ्वी की, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत जो है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं क्रस्ट। हिंदी में इसको कहा गया है शास्त्रों में परपटी, ठीक है, एनसीईआरटी नामक शास्त्र में हमारे, ये याद रखना है आप लोगों ने। और भी है, कितने लोग चाहते हैं कि मैं क्रस्ट को और ज्यादा आप लोगों को तोड़ के बताऊं, ठीक है। क्रस्ट को मैं और ज्यादा आप लोगों को तोड़ के बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कल मैं आप लोगों के लिए जो सेशन लूंगा उसके अंदर मैं करवा दूंगा, मेरे पास में अभी भी लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी कुलदीप सर की साइंस की क्लास का समय हुआ जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज मैं आप लोगों को जो है ये बताना चाह रहा था आगे में, ठीक है। तो लेस देन 1% ऑफ द एरिया, मतलब केवल लगभग 1% जो है आपका एरिया, जो वॉल्यूम है वो क्रस्ट के पास में है, ठीक है। इसके ऊपर में एक बेस्ड क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको कराऊंगा, ये कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, कल हम लोग इसके ऊपर में भी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा, जल्दी से ये बताइए आप लोग। आज आप लोगों ने क्या करना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन, ये सारी की सारी जो चीजें आप लोगों की, उसके ऊपर में एक दूसरे से सवाल पूछना है कमेंट के अंदर में। निशा जी एक बार जो है ना, आप नीचे में जो नंबर है उसके ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। उसके ऊपर में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। 2330 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। 1993 बच्चे यहाँ पर में अभी भी जुड़े हुए हैं कंटिन्यूअसली, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोगों ने। अब देखिए, अगर आप लोगों से बोला जाए कि सबसे नजदीकी तारा कौन सा है हमारा, ठीक है, तो सबसे नजदीकी तारा जो है फ्रेंड्स वो है आप लोगों का प्रोक्सिमा सेंटोरी, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसके अंदर में, प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि हमारे जो है इससे, हमारे सूर्य से या हमारी पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, लाइट ईयर्स,
ठीक है, प्रकाश वर्ष 4.3, मतलब अगर प्रकाश की गति से भी जाएंगे तो भी हम लोगों को जो है लगभग लगभग फ्रेंड्स 4.3 ईयर्स का समय लग जाएगा, लगभग लगभग। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी वो आते हैं उसके बाद में। ओके, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, हमारे मतलब सूरज के बाद में दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। ठीक है, अगर आपको सूरज पसंद नहीं आ रहा तो आप उधर चले जाओ प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ में। ठीक है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में, तो केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? केदारनाथ से, केदारनाथ से निकलती है फ्रेंड्स मंदाकिनी नदी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से। ठीक है, भागीरथी नदी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की जो है आपका गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है भागीरथी नदी। ठीक है, जिसको गंगा बोलते हैं आप लोग बाद में। अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ से, अलकनंदा नदी। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो केदारनाथ से निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी, जो रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो रुद्रप्रयाग पर कौन सी दो नदियों का संगम होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। रुद्रप्रयाग पर कौन सी दो नदियों का संगम देखने को मिलता है आपको? जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, फिर उसके बाद में हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने करना है, क्योंकि मैं जो है आप लोगों को ये पढ़ाया है मैंने। इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन से आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर करते जाएंगे। मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? ये आंसर आपका सभी का आ जाना चाहिए कमेंट के अंदर में। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उससे पहले मैं जस्ट आपको बता दूं कि आज लास्ट डे है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जो है 31 जुलाई है, 50% ऑफ के साथ में इस कंपटीशन के अंदर में बने रहने के लिए। ठीक है, जिसके अंदर में अगर आप टॉप 100 के अंदर में आते हो तो 100% फीस आपकी रिफंड हो जाएंगी, आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा और एक लैपटॉप भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आज 12 बजे से पहले जो बच्चा कर लेगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट 12 बज के 1 मिनट भी, 12 बजे तक उनको मिल जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो 28 जुलाई तक जिन्होंने किया हुआ है उनको लॉयल्टी गिफ्ट के रूप में हम लोगों ने 55% के ऊपर में अपग्रेड कर दिया है। ओके, तो आज लास्ट डे है। आप लोग नीचे दिया गया जो नंबर है उस पर कॉल या कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए अगर कॉल ना लगे तो। ठीक है, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हो। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये आपका वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के नीचे में आप लोगों को जो है ना, वीडियो के नीचे में आप लोगों को एक लिंक दिखाई देंगी। ठीक है, ये लिंक है यहाँ पर, मैं लिंक ट्री के नाम से, देखिए, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4 कोर्स, क्लिक हियर। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग, एक पेज आपके सामने खुलेगा। इस पेज पर जाकर आपको जो भी कोर्स लेना है आप वो ले सकते हो। जब मान लीजिए एसएसटी 628 आपने लेना है, इसमें प्रीमियम ई बुक्स शामिल है। ठीक है, इसके अंदर में आप लोगों का जो 600 रुपए का कोर्स है आपका अलग से, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स पूरा 100-200 रुपए के ऊपर में ना देखते हुए आप लोग ये देखिए कि आपको इसमें वैल्यू एडिशन कितनी ज्यादा आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, आपको वैल्यू एडिशन क्या क्या मिल रही है आप लोगों को, जो है प्रीमियम ई बुक्स, ठीक है, 65 पेपर्स, 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। रैंक बूस्टर सीरीज जो 600 रुपए का कोर्स है वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेगा इन कोर्सेज के अंदर में। ठीक है, ये जो इतने भी कोर्सेज है जो आज खरीद लेंगे उन बच्चों के लिए सिर्फ। ठीक है, जो बच्चे आज के दिन तक खरीद लेंगे उन लोगों को, बाकी लोगों को फिर उसमें अलग से परचेस करना पड़ेगा। ओके, 600 रुपए का, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है। आप जो है यहाँ जो आपका कोड है, ठीक है, कौन सा कोड है आप लोगों का, टारगेट 50, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। जो लिंक ट्री का इस्तेमाल करेंगे उनमें ऑलरेडी लगा हुआ होगा। ठीक है, टारगेट 50, इस कोड का इस्तेमाल आप लोग आज कर सकते हो। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, क्या क्या चीजें मिलेंगी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। हर एक चीज जो आपका पेपर क्लियर करने के लिए चाहिए आप लोगों को मिल रही है यहाँ पर में। नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, वो सवालों के आप लोग जवाब दोगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि सबसे जो हाईएस्ट हमारा डैम है, टेहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर में बना हुआ है? आप लोग खुद भी एक दूसरे से सवाल पूछोगे, टेहरी डैम कौन सी रिवर पर बना है और कौन से राज्य में है? ठीक है, स्टेट का नाम भी आप लोग बता दोगे मुझे, टेहरी डैम कौन से राज्य के अंदर में है। ओके, ये आप लोग बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स के यूवी रेज और वाला और जो आपके सारे पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग क्वेश्चन के आंसर्स पूछोगे एक दूसरे से। आप बताइए मुझे, ठीक है, कि जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, वो आप एक दूसरे से सवाल पूछना आप लोग। स्टॉकहोम किगाली अमेंडमेंट वगैरह, एटलीस्ट मैं ये तो पूछ ही सकता हूँ ना कि किगाली किसकी राजधानी है, किगाली, ठीक है, किसकी कैपिटल है?
कैपिटल किसकी है ये आप लोग मुझे बताएंगे। बाकी के सवाल आप लोग पूछोगे एक दूसरे से, और एक दूसरे के कमेंट को लाइक भी करना है आप लोगों ने, और उनके आंसर्स भी करने हैं आपने, ठीक है, उनके क्वेश्चंस को आंसर भी करना है आपने, ठीक है। लेक सुपेरियर कौन से वाले महाद्वीप में है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेक सुपेरियर, लेक सुपेरियर, लेक सुपेरियर कौन से महाद्वीप में है, और कौन से दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, कौन से दो देश है उनके बीच में बॉर्डर बनाती है, ये भी आप बता देंगे मुझे कमेंट करके। और एक दूसरे से सवाल भी पूछते रहना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने बोला था, ठीक है, मैंने एक शेर आपको सुनाया था ना अभी, यहाँ पर मैं तेरी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ, तो सबसे गहरी झील कौन सी है ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। मतलब बता दो यार, काम आएगा आप लोगों को, देखो एक तो क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और कहीं ना कहीं काम भी आ जाएगा ये लाइन आप लोगों की, ठीक है। ओके, तो आपको बताना है डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट, ठीक है, सबसे जो डीप आपकी लेक है वो आपको बताएंगे कौन सी वाली है आप लोगों की, ठीक है। इन लेक के अंदर में मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, डीप लेक आपको बता दीजिए बस मुझे, ठीक है, ऑप्शन देने में आप लोग समझ जाओगे नहीं तो फिर, ठीक है। आप बता दीजिए सबसे डीप लेक कौन सी है आप लोगों की। आप लोग आंसर कर रहे हो कंटिन्यूअसली। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पर में पाया जाता है, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, आप लोगों को ई बुक के अंदर में भी दिया हुआ है, जो टीचिंग परीक्षा की ई बुक्स है उसके अंदर में भी, ये भी आप लोग आंसर करिए। और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप लोग एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। टैगा कौन से डिग्री से कौन से डिग्री तक पाया जाता है, टैगा आपका, टैगा, टैगा फॉरेस्ट, टैगा फॉरेस्ट कौन से डिग्री से, ठीक है, कौन सा डिग्री नॉर्थ से कितना डिग्री नॉर्थ तक में पाया जाता है ये टैगा आपके जंगल, अगर याद आ रहा है तो बता दीजिए कमेंट के अंदर में। तो ये आपका आज का लेक्चर था फ्रेंड्स, कल भी हम लोग करेंगे इसको कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से इसको कर रहे होंगे। इसकी पीडीएफ की जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को ऐप के ऊपर में, जो भी टीआरई 4 का कोर्स है आपका, उसके अंदर में आपको सारी यूट्यूब की पीडीएफ भी मिल जाती है विथ टेस्ट, ठीक है। चलिए, तो लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होता है आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है, आप लोगों को जानकारी मिल जाती है जल्दी से जल्दी। ओके, 2476 लाइक्स आपने कर दिए, 2500 लाइक से केवल और केवल 24 लाइक्स हम लोग दूर है। जितने भी बच्चे 2483 हो चुके हैं, अभी केवल 17 लाइक्स दूर है हम लोग, तो जल्दी से लाइक कर देंगे सेशन को, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और अगर कोर्स में एनरोल होना है तो आज तारीख है आप लोगों की, उसके अंदर में आप, लास्ट डेट है उसके अंदर में आप एनरोल हो सकते हो। ओके, चलो अभी साइंस की क्लास हो रही है आप लोगों की, साइंस की क्लास में आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस क्लास एज वेल। तो कुलदीप सर आपका वेट करें, तो आप लोग चलिए साइंस की क्लास के अंदर में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।